गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चल रहा था छठा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। आज हम अंतिम टॉपिक जो इस चैप्टर का है उत्प्रेरक कैटलिस्ट, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, उत्प्रेरक क्या है इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए गीता और सीता, ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है, सहेली है, ठीक है। और नीता एक अलग लड़की है। नीता को इनकी जो दोस्ती है वो पसंद नहीं आ रही, तो नीता क्या करेगी, सीता के पीछे से गीता को सीता के खिलाफ भड़काएगी, और फिर जब गीता इधर उधर हो जाएगी तो ये नीता सीता को भड़काएगी, किसके खिलाफ, गीता। परिणाम क्या होगा, नीता ने गीता को भड़का दिया, नीता ने सीता को भड़का दिया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगी, एक दूसरे के माथे मुंह फोड़ देगी, और ये खड़ी खड़ी क्या बजाएगी, ताली बजाएगी। कौन, नीता। तो यहाँ पर नीता का रोल क्या हुआ, दोनों को भड़का दिया, एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, तो ये यहाँ पर उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है, कौन, नीता। सेम ऐसे साइंस के अंदर उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में इच्छित परिवर्तन कर देता है परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है, अर्थात उसकी खुद की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा हम डालते हैं वैसा के वैसा अंत में वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस उदाहरण के द्वारा। तो उत्प्रेरक के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या परिभाषा हुई इसकी, उत्प्रेरक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में इच्छित परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कैटलिस्ट। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में तो इच्छित परिवर्तन कर दिए, मतलब इच्छा अनुसार उसको चेंज कर दिया, कम ज्यादा, परंतु खुद में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा आप डालोगे वैसा वैसा वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उत्प्रेरक, ये तो परिभाषा हो गई। अब उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं इसको हम एक आरेख के द्वारा समझेंगे, हर एक का एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखिए आगे, ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से परिभाषा। अब चलते हैं आगे। उत्प्रेरक उत्प्रेरक को दो घटकों के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है अवस्था के आधार पर। आप जानते हो मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इस अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। अवस्था के आधार, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है, दो। समांगी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण।
ये तो अवस्था के आधार पर हो गया, अभी बताएंगे इनके बारे में डिटेल। फिलहाल ये जो मैं आरेख बना रहा हूं ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, एक रफ स्ट्रक्चर आपके दिमाग के अंदर बन जाएगी, तो फिर इजीली आप उसको लिख भी दोगे। अवस्था के आधार पर ये 2 प्रकार का हो गया। अब तीसरा है गति के आधार पर, वेग के आधार पर। वेग के आधार पर, वेग के आधार पर उत्प्रेरक होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव, ये 4 प्रकार का उत्प्रेरक होता है। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा स्वतः उत्प्रेरक, और लास्ट और नंबर 4 जैव उत्प्रेरक। इस तरह से 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं वेग के आधार पर। ये जो आरेख बनाया हुआ है ये आपके दिमाग में एक तरह से प्रिंट हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। उत्प्रेरक बता ही दिया क्या होता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में इच्छित परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उनको कहते हैं उत्प्रेरक। अवस्था के आधार पर 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। वेग के आधार पर 4 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव। ओके, अब हम इन सभी प्रकार के जो उत्प्रेरक है इनकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक बांटे गए हैं 2 भागों में, समांगी और विषमांगी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है समांगी उत्प्रेरक। ध्यान से समझें इसे। उत्प्रेरक, उत्प्रेरण कुछ भी कह सकते हो। चलो उत्प्रेरक लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं मामूली से अंतर बता देता हूं। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, एक में क्या आ रहा है लास्ट में और एक में ण आ रहा है। उत्प्रेरक जब लिखना है तो उस पदार्थ का नाम लिखना है जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, और अगर लास्ट में ण आता है उत्प्रेरण तो वो अभिक्रिया का नाम है। ओके, जैसे मैं इसको परिभाषित करूंगा, कैसे लिखूंगा? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद, क्रियाफल, प्रोडक्ट, तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इसे आप पढ़ोगे तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा उत्प्रेरण और उत्प्रेरक के बीच में डिफरेंस। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक वो होता है जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, उसको क्रियाकारक के नाम से भी जाना जाता है, और उत्पाद वो होता है जो किसी अभिक्रिया में बनता है, इसको क्रियाफल भी कहते हैं। तो उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या रहनी चाहिए? समान। ऐसे उत्प्रेरक को कहा जाता है समांगी उत्प्रेरक,
और ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है समांगी उत्प्रेरण। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, सल्फर मीन्स एस, ऑक्साइड मतलब ओ, डाई मतलब दो। ये बता दिया था आपको 8वां चैप्टर जो करवाया था कि ये कुछ शब्द होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इनका मतलब ही बता दिया था। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब 5। तो यहाँ पर डाई ऑक्साइड है, डाई मतलब दो, ऑक्साइड मीन्स ओ, तो डाई ऑक्साइड मतलब O2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। किससे अभिक्रिया करवाई इसकी? ऑक्सीजन से। यहाँ पर उत्प्रेरक जो काम में लिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड लिया जाता है NO, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहा जाता है इसको। नाइट्रोजन N, एक ऑक्सीजन है तो एक के लिए मोनो, और O का मतलब ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। इन दोनों की क्रिया से बना सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर मीन्स S, ट्राई मीन्स 3, ऑक्साइड मीन्स O, O3, SO3। संतुलित करें इसे, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 2 4, यहाँ पर कितने 3, तो यहाँ 6 बना देते हैं इसको, 2 लगा करके, 3 दूनी 6। अब सल्फर हो गया कितना 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ सल्फर भी है ऑक्सीजन भी है, ये हो गया 2 दूनी 4 2 6, और ये सल्फर हो गया 2, संतुलित हो गया। अब देखते हैं कि समांगी उत्प्रेरण है या नहीं है। देखो भाई, SO2 गैस है, ओके, ऑक्सीजन गैस है, ओके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? गैस। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो क्रियाकारक, उत्प्रेरक और क्रियाफल। क्रियाकारक भी क्या है? गैस। क्रियाफल भी क्या है? गैस। उत्प्रेरक भी क्या है? गैस। ये तीनों, ये और ये सेम है, एक ही अवस्था है। अतः यहाँ पर ये जो NO है इसको तो कहा जाएगा समांगी उत्प्रेरक, और ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को कहा जाएगा समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है, इस तरह के उत्प्रेरक को कहा जाता है समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा नंबर विषमांगी। विषमांगी उत्प्रेरक, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्रियाकारक, उत्पाद और अभिकारक, अगर इन तीनों में से किसी एक की प्रकृति या अवस्था अन्य दो से भिन्न हो तो ऐसे उत्प्रेरक को कहा जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक, और ऐसे अभिक्रिया को कहा जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक। देखिए, विषमांगी उत्प्रेरक, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, कोमा उत्प्रेरक एवं उत्पाद, तीनों का नाम लिख दिया। अभिकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद में किसी की भी भौतिक अवस्था किसी की भी भौतिक अवस्था अन्य से भिन्न हो तो ऐसे उत्प्रेरक को
विषमांगी उत्प्रेरक एवं ऐसे उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक एवं अभिक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। वही तीन चीजें, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। अब मान लीजिए इन तीनों में से उत्प्रेरक इन दोनों से भिन्न है। ये अलग अवस्था, ये और ये सेम अवस्था, ये अलग अवस्था, ये और ये सेम अवस्था, ये अलग अवस्था, ये और ये सेम अवस्था। तो बच्चों अगर इन तीनों में से कोई भी एक पदार्थ अन्य दो से भिन्न है तो ऐसे उत्प्रेरक को कहा जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक और ऐसे अभिक्रिया को कहा जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे वही काफी बार बता चुके हैं आपको, अमोनिया बनाने की हेबर विधि। इसको बार बार आप रट लेना, मतलब ढंग से रट लेना इसको। यह अभिक्रिया ऐसी है जो बेड़ा पार करा देगी आपको। जो बच्चे ज्यादा अभिक्रिया याद नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रिक है ये कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि आप जान लो। उस अभिक्रिया को बहुत जगह उसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, संयोजन में भी दिया जा सकता है, ऊष्माक्षेपी में भी दिया जा सकता है, कई प्रकार के उत्प्रेरक में भी इसका दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जानते हो हेबर विधि में हम N2 लेते हैं नाइट्रोजन गैस, उसकी क्रिया कराते हैं किससे, हाइड्रोजन गैस से, H2 से। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है लोहे का चूर्ण, फेरस, और बन जाता है आपका NH3 अमोनिया। संतुलित करें 2 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 हो गए तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3 दूनी 6। अब देखें बच्चों क्रियाकारक, ये गैस है, ये गैस है। उत्प्रेरक लोहा, सभी जानते हो लोहा कैसे होता है, ठोस, और ये भी गैस है। अब इन तीनों के अंदर क्रियाकारक गैस, उत्प्रेरक गैस, क्रियाकारक गैस, उत्पाद गैस, परंतु उत्प्रेरक क्या है, ठोस। यानी कि इन तीनों में से कौन चीज अलग हो गई, उत्प्रेरक अन्य दो से भिन्न है, उसकी भौतिक अवस्था भिन्न है। तो यहां पर ये जो उत्प्रेरक है कौन सा, Fe, ये कहलाएगा कौन सा, विषमांगी उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक। और ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो ये आपका अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार हो गए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम वेग के आधार पर उत्प्रेरकों को डिवाइड करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव। तो आज इतना ही करेंगे अपन। थैंक यू।